इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। रात के ठीक 9 बज चुके थे। सीकर शहर की दूरी अभी 50 किलोमीटर थी। सुधाकर को घर जाने की आज जितनी जल्दी थी, ये कमबख्त कार खराब हो जाने की वजह से उतनी ज्यादा देरी हो रही थी। शायद फ्यूल टैंक में कोई समस्या आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा चलने के बाद कार बंद हो रही थी। वह ऑफिस की एक आपातकालीन मीटिंग में शामिल होने के लिए अपने शहर सीकर से जयपुर गया था, जहां से लौटते वक्त अंधेरा हो चुका था। घर से पत्नी मोहिनी और बेटे हर्षित का अब तक कई बार कॉल आ चुका था। दोनों शहरों के बीच में एक आध कस्बा और कुछ छोटे छोटे गांव ही पड़ते थे, जिनमें कार मैकेनिक इतने समय मिलना तो असंभव ही था। तभी फिर से तेज झटके के साथ कार बंद हो गई और इस बार तो लाख कोशिशों के बावजूद स्टार्ट होने का नाम भी नहीं ले रही थी। सुधाकर झुंझला उठा था, समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। जब कार का बोनट खोल के उसमें कारीगरी करने का हर प्रयास विफल रहा, तो आते जाते वाहनों को हाथ देकर रोकना चाहा, पर अंधेरी रात में किसी अनजान की मदद भी आज के जमाने में हर कोई नहीं करता। कोई विकल्प न देख अब सुधाकर ने अपने मित्र चंद्रकांत शास्त्री को कॉल किया। चंद्रकांत ने शहर से मैकेनिक लेकर जल्द ही सुधाकर द्वारा बताई जगह पर आने का वायदा किया और सुधाकर को हिम्मत बधाई। चंद्रकांत और सुधाकर बचपन के मित्र थे। चंद्रकांत एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार से था एवं वेद, पुराण, तंत्र इत्यादि का उसको अच्छा ज्ञान था। वर्तमान में वह सीकर से ही आत्माओं का अस्तित्व विषय पर पीएचडी के लिए शोध कर रहा था। सुधाकर के लिए यह विषय केवल कोरी बकवास था। वह आत्मा, भूत, प्रेत इन सब चीजों को बस कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा उनके निजी फायदे के लिए उड़ाई गई अफवाह मात्र मानता था। दोनों के बीच इस मुद्दे पर काफी बहस भी होती थी। जब सुधाकर चंद्रकांत से प्रत्यक्ष सबूत दिखाने को कहता, तो शांत और गंभीर स्वभाव वाला चंद्रकांत वक्त आने पर सब कुछ सिद्ध करने का आश्वासन दे डालता। अच्छी बात यह थी कि इस मुश्किल घड़ी में कम से कम फोन तो साथ दे रहा था। सुधाकर ने अपनी लोकेशन चंद्रकांत के साथ शेयर कर दी और उसके आने का इंतजार करने लगा। मई के महीने में तपती हुई रेत राजस्थान को और ज्यादा गर्म कर देती है। यही वजह है कि रात के समय भी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम ही रहती है। आज अमावस्या थी। लगभग सुनसान सी सड़क पर घनघोर काले अंधेरे में पेड़ों के पत्तों से टकरा कर चलने वाली हवा वातावरण में एक अजीब सा माहौल उत्पन्न कर रही थी। सामने से आते हुए किसी वाहन से कोई हादसा न हो जाए, इस आशंका से सुधाकर ने सड़क के एक कोने में खड़ी कार को साइड लाइट ऑन करके लॉक कर दिया। पसीने से तरबतर और प्यास से बेहाल सुधाकर ने कार में पड़ी पानी की बोतल को एक बार फिर से उठाकर देखा। बोतल में एक बूंद भी पानी न था। सुधाकर ने मोबाइल में गूगल मैप पर सर्च किया तो पता चला कि 7 किलोमीटर आगे पलसाना कस्बा है। उसके अलावा कोई रेस्टोरेंट अथवा पेट्रोल पंप भी आसपास नहीं था। व्हाट्सएप की लोकेशन शेयरिंग पर जाके देखा तो पता चला कि चंद्रकांत को आने में अभी लगभग 1 घंटा लगने वाला है। पानी के लिए सुधाकर बेचैन सा सड़क के आसपास टहलने लगा। जयपुर से सीकर के बीच NH-52 के आसपास काफी बड़ी संख्या में वीरान हो चुकी पुरानी हवेलियां, किले एवं अन्य पुरानी इमारतों के खंडहर मौजूद है। सर्दियों के दिनों में तो यहाँ काफी पर्यटक आते रहते हैं, पर राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी को झेलने के साहस हर कोई नहीं कर पाता, तो गर्मी के इस मौसम में पर्यटकों का आना जाना बंद ही रहता है। ऐसे ही एक पुरानी हवेली की ओर जाने का इशारा करते हुए एक दिशा सूचक बोर्ड सड़क के उस पार सुधाकर को दिखाई दिया, जिस पर लिखा था माधव सिंह की हवेली और बावड़ी दूरी 500 मीटर। सुधाकर ने इस उम्मीद के साथ उस ओर बढ़ना प्रारंभ किया, कम से कम पीने का पानी तो उपलब्ध हो ही जाएगा। तभी दूर से आते किसी 4 पहिया वाहन की तेज हेडलाइट में सड़क के बीचों बीच किसी जानवर की सुर्ख लाल रंग की 2 चमकती हुई आंखें देखकर सुधाकर ठिठक गया। यह एक काफी बड़ी बिल्ली थी। तेज रोशनी में भी एकदम काली दिख रही थी, बिल्कुल कोयले की तरह। वाहन के पास आते ही बिल्ली ने सरसरी नजरों से सुधाकर की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे की तरह प्रतीत हो रही थी। अपने पंजों को सड़क पर रगड़ने के बाद नुकीले दांतों को बाहर निकाल भींचते हुए नावों की तेज गुर्राहट के साथ छलांग लगाकर सड़क से उस पार कहीं ओझिल हो गई। अमावस्या की काली रात में काली बिल्ली का इस प्रकार सामने आना कम से कम शुभ संकेत तो न था, पर कुदरत के इस इशारे को नजरअंदाज करते हुए सुधाकर ने उस हवेली की ओर जाने वाले संकरे रास्ते पर प्रारंभ कर दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसी रास्ते में दिखाई दे रहे प्रज्वलित होते प्रकाश से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मंजिल अब पास ही है। रास्ते के दाईं तरफ लगे हुए पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया था सुधाकर को। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा सा जानवर है। कदमों का रुख उस ओर मुड़ा तो पता चला कि कोई इंसान अर्धनग्न अवस्था में ही पेट के बल औंधा लेटा है। उसके लंबे मोटे चिकटे बालों व वेशभूषा से प्रतीत हुआ कि कोई साधु है। शायद इस व्यक्ति को यहाँ की कुछ जानकारी हो, यह सोचकर सुधाकर ने उसे सोया हुआ समझकर जगाने के प्रयास में अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से वह उछलकर सुधाकर के ठीक सामने खड़ा हो गया। लंबे बालों से उसके चेहरे का अधिकांश भाग ढका हुआ था। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से कभी न डरने वाला सुधाकर भी एकदम से घबरा गया था। अभी वह कुछ समझ पाता कि उस साधु जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। ठहाके लगाती हुई राक्षसी हंसी देखकर सुधाकर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक से वह चुप हो गया। सुधाकर ने खुद को संभालते हुए तसल्ली दी कि कोई पागल है। हिम्मत बांधकर पूछा, आप कौन है? पानी मिलेगा यहाँ हवेली के आसपास? यह सुनते ही थोड़ी देर तो उस साधु ने ऊपर से नीचे तक सुधाकर को एकटक देखा, फिर अचानक से रोना चालू कर दिया और उल्टे पांव वहां मौजूद खंडहरों की ओर भागने लगा। जाते जाते समय उसके तीव्र रुदन के बीच उसकी चित्कार युक्त आवाज इस सुनसान माहौल में चारों ओर गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा। सुधाकर अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यह कोई पागल व्यक्ति ही है। चलते चलते वह जगह भी आ गई। बड़े से बोर्ड पर लिखा था माधव सिंह की हवेली और बावड़ी, साथ में स्पष्ट रूप से एक चेतावनी भी अंकित थी, रात्रि के समय प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। यह पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता हुआ सुधाकर बुदबुदाया, अभी तक तो ऐसी अफवाह सिर्फ भानगढ़ के बारे में ही सुनी थी, यहाँ भी बेवकूफ बनाया जाता है, ये आज पता चला।
एक काफी पुरानी एवं बड़ी हवेली की आंशिक रूप से खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारत प्रवेश द्वार के पास खंभों पर लगी सोलर लाइट के प्रकाश में साफ दिख रही थी, पर प्रवेश द्वार के पास बने क्वार्टर गार्ड में लगा ताला बता रहा था कि इस समय कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। क्वार्टर गार्ड के पास ही एक वाटर कूलर दिखा, पर पास जाने पर पता चला कि यह काफी समय से बंद पड़ा है। इतनी बड़ी हवेली में पानी की कुछ न कुछ व्यवस्था तो होगी, इसी उम्मीद के साथ सुधाकर आगे बढ़ा। एक लकड़ी का बना हुआ विशालकाय पुराना दरवाजा इस हवेली में अंदर प्रविष्ट होने का एकमात्र रास्ता था। बड़ी जिज्ञासा के साथ दरवाजे को जैसे ही उसने स्पर्श किया, चर्रा की तेज आवाज के साथ यह खुल गया। कभी कभार अधिक साहस दिखाना भी हमें मुसीबत में डाल देता है। अंदर जाते वक्त सुधाकर ने यह सोचना भी मुनासिब न समझा कि लकड़ी और लोहे के समन्वय से तैयार सैकड़ों वर्ष पुराना भारी भरकम दरवाजा उसके जोर लगाए बिना ही स्पर्श मात्र से कैसे खुल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई नकारात्मक शक्ति सुधाकर की बुद्धि विवेक सब पर अपना एकाधिकार करके उससे लगातार दुस्साहस करवाते हुए अपनी ओर आने को प्रेरित कर रही थी। अंदर काफी बड़ा एक मैदान था, जिसके बाईं तरफ हवेली के जीर्ण हो चुके अवशेष थे एवं दाईं तरफ एक और रास्ता था, जिसके करीब लगे हुए संकेतक बोर्ड पर दिशासूचक चिन्ह के साथ माधव सिंह की बावड़ी लिखा हुआ था। बावड़ी का इस्तेमाल राजपूत काल में जल के भंडारण के लिए किया जाता था। इसमें कुएं की अपेक्षा अधिक मात्रा में पानी का संग्रहण किया जा सकता था। इसके चारों ओर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती है, जिससे जलस्तर कम होने के बाद भी पानी निकाला जा सकता था। पुराने महल अथवा हवेलियों में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत यह बावड़ी ही हुआ करती थी। इन बावड़ियों का उपयोग युद्ध अथवा अन्य आपातकाल में भी किया जाता रहे, इसको ध्यान में रखकर महल के किसी गुप्त स्थान को जोड़ती हुई एक सुरंग भी बनाई जाती थी, जो इन बावड़ियों में खुलती थी। पेड़ों के पत्तों के सूखे ढेर पर चलते हुए सुधाकर के पैर अचानक से रुक गए। पीछे किसी के चलने की आवाज का एहसास हो रहा था, जैसे कोई भारी भरकम इंसान या जानवर बिल्कुल पीछे चला आ रहा हो। सुधाकर तेजी से पलटा तो सामने तो कुछ नहीं दिखा, पर एक चमगादड़ उसके बिल्कुल करीब से उड़ता हुआ गुजर गया। वैसे सुधाकर की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। इस डरावने माहौल में एक सुनसान व निर्जन हवेली में अमावस्या की काली रात में अकेले जाना ही अपने आप में बड़ी बात थी, और फिर वह तो एक निश्चिंत पर्यटक की तरह सिर्फ पानी की तलाश के बहाने हवेली के संपूर्ण प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता चला जा रहा था। बाहर लगे सोलर बल्ब की बहुत हल्की सी रोशनी हवेली के इस भाग में पड़ रही थी। सुधाकर को थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ी पुरानी बावड़ी दिखाई दी। बावड़ी में यदि पानी होगा तो वह अपनी प्यास बुझा सकता है। यह सोचकर सुधाकर को इतनी दूर इस वीरान जगह पर आने का अपना उद्देश्य पूर्ण होता दिखाई दिया। बावड़ी की दीवार पर बाहर की ओर एक शिलालेख लगा हुआ था। उसको पढ़ने के लिए सुधाकर को अपने फोन के फ्लैश की आवश्यकता पड़ी। इस बावड़ी का निर्माण 1120 ईस्वी में राजपूत काल के दौरान पलसाना रियासत के जागीरदार हनुमंत सिंह जी ने हवेली के निर्माण के साथ ही करवाया था। बावड़ी से एक गुप्त रास्ता हवेली में निकलता था, जो कि अब शासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुगल काल में इस हवेली पर कई बार आक्रमण हुए, पर हर बार वीर राजपूतों की मुट्ठी भर सेना ने मुगलों को धूल चटाए। वर्ष 1576 में पलसाना राज्य का एक गद्दार मंत्री ने इससे मिलकर इस हवेली एवं के गुप्त रास्ता समेत सारे भेद उनको बता दिए। फिर एक रात्रि के समय मुगलों ने आक्रमण किया। तत्कालीन जागीरदार माधव सिंह के नेतृत्व में इस बावड़ी के गुप्त मार्ग से लड़ने के लिए बाहर निकलती राजपूत सेना को मुगलों ने दोनों ओर से घेर कर हमला कर दिया। वीरता पूर्वक लड़ रहे जागीरदार और सभी सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी लाशों के ढेर से यह बावड़ी और गुप्त मार्ग दोनों पट गए थे। किंवदंती है कि तब से इस पूरे क्षेत्र में उन राजपूत राजाओं की आत्माएं विचरण करती रहती है। हवेली पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन आत्माओं ने मुगलों को यहाँ शासन करने नहीं दिया। फलस्वरूप यह हवेली खंडहर में परिवर्तित होती गई। तब से इस जगह पर रात में आने वाले कई पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की लगातार अज्ञात कारणों से हो रही मौतों की वजह से वर्ष 1999 में सरकार द्वारा बावड़ी के गुप्त मार्ग को हमेशा के लिए अवरुद्ध करके इस क्षेत्र को रात्रि में प्रवेश हेतु निषिद्ध घोषित कर दिया गया। भूत प्रेत आत्माओं पर कभी विश्वास न करने वाला सुधाकर भी इस शिलालेख पर अंकित दावे को पढ़कर चौंक गया था, पर उसका सूखा गला पानी से तर हो जाने के लिए आतुर था। सुधाकर ने बावड़ी की ओर अपनी नजरें दौड़ाई। बावड़ी में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही थी और कुछ ही नीचे बह रहा पानी भी अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था। गौर से सुनने पर पानी के बहने की आवाज भी इस निर्जन बावड़ी के आसपास गूंज रही थी। सुधाकर ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके हाथ में पानी की खाली बोतल थी, पर कुछ तो अजीब था। यहाँ पर ऊपर से दिखने पर पानी और सुधाकर के मध्य बस कुछ सीढ़ियों की ही दूरी दिखाई पड़ रही थी, पर पानी मिलने की खुशी में सुधाकर ने महसूस ही नहीं किया कि वह कितने नीचे आ चुका है। काफी चलने के बाद सुधाकर पानी के बिल्कुल समीप था। मोबाइल का फ्लैश जलाकर घुटनों के बल बैठा सुधाकर बोतल को पानी में डुबोने का प्रयास करने ही वाला था कि अचानक से उसकी नजर फ्लैश की पानी में पड़ रही रोशनी पर पड़ी। पानी में सुधाकर का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, पर डरने वाली बात यह थी कि उसके साथ ठीक पीछे एक इंसान का प्रतिबिंब और भी दिख रहा था। सुधाकर ने घबरा के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, पर एक और बड़ा आश्चर्य मिश्रित डर उसका इंतजार कर रहा था। सुधाकर इतने नीचे आ चुका था कि ऊपर सीढ़ियों के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था। वापस पानी की ओर पलटा तो फिर एकदम से ही ठहाकों के साथ हंसने की जोरदार आवाज से बावड़ी की सारी दीवारें गूंज उठी। डर के नीचे देखा तो उसके पैरों के ठीक बगल में ही कोई निर्वस्त्र काला भयानक सा इंसान बैठा हुआ दिखा, जो अपनी गर्दन को घुमाकर सुधाकर की ओर घूरने लगा। यह घटना किसी भी बहादुर इंसान को भयभीत करा के उसके होश उड़ाकर रोंगटे खड़े करा देने के लिए पर्याप्त थी। वहाँ के खौफनाक मंजर को आसपास से आती हुई घुघरू और चुड़ियों की जोरदार आवाज ने अब और भी डरावना बना दिया था। अब जैसे सुधाकर नींद से जाग गया हो, चिल्लाते हुए दौड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर भागा। अनिष्ट की आशंका और कुदरत के लगातार हो रहे इशारे अब जाकर सुधाकर की समझ में आए, पर अब देर हो चुकी थी।
चारों ओर के खौफनाक मंजर को आसपास से आती हुई घुघरू और चूड़ियों की आवाज ने अब और भी डरावना बना दिया था। अभी वह 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि किसी मजबूत चीज से जा टकराया। डर से सफेद पड़ चुके चेहरे के साथ सुधाकर ने सामने देखा तो पाया कि उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ा 6.5 फुट का एक शख्स, सफेद भयानक चेहरा, आंखों से नीचे लटकती हुई रक्तरंजित पुतलियां, नुकीले दांत और हंसने की तेज आवाज के साथ सुधाकर पर टूट पड़ने के लिए उत्सुक दिख रहा था। सुधाकर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। डर की वजह से उसका शरीर जोर से कांपा, कदम लड़खड़ाए और वह सीढ़ियों पर ही जा गिरा। सीढ़ियों पर जिंदा लाश की तरह पड़े सुधाकर को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिन बातों पर वो कभी विश्वास ही नहीं करता था वह सब कुछ उसके साथ प्रत्यक्ष हो रहा है। एक डरावनी हॉरर फिल्म की तरह यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था। सुधाकर के शरीर में अब इतनी हिम्मत भी न बची थी कि वह खड़ा हो सके। खुद को बचाने के लिए डर से चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले से पहले ही कहीं गुम हो गई। जोर जोर से हो रहे अट्टहास, चित्कार, चूड़ियों और घुघरू की आवाज के साथ साथ कई महिलाओं के सामूहिक सुबह सुबह कर रोने की आवाजों से सुधाकर के कान फटे जा रहे थे। एक साथ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति उसे अपने चारों ओर महसूस हो रही थी। इस खौफनाक परिस्थिति में किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड में हृदयघात होना तय था। अब एक दर्दनाक मौत की उम्मीद के साथ सुधाकर जीने की आस भी पूरी तरह छोड़ चुका था। सुधाकर की आंखें उसको लंबी बेहोशी में डुबोने के लिए शायद अंतिम बार बंद हो ही रही थी। तभी जोरदार धमाके की आवाज के साथ तेज रोशनी उसको अपने चारों ओर दिखी। घुघरू, चूड़ियों की आवाज एकदम से गायब हो चुकी थी। कुछ लोग रोशनी के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। और फिर सुधाकर, तुम ठीक हो की चिरपरिचित आवाज सुनाई दी, पर इससे ज्यादा देर तक अपने होश को संभाल न सका और बेहोश हो गया। यह चंद्रकांत था, जो अपने गुरु बाबा विश्वनाथ जी के साथ व्हाट्सएप लोकेशन शेयरिंग के द्वारा सुधाकर को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा था। चंद्रकांत इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जब सुधाकर ने अपनी लोकेशन शेयर की थी, वह तभी समझ गया था कि रात में इस बावड़ी के आसपास कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। चंद्रकांत के साथ में भूत प्रेत बाधा से निपटने वाले एवं वेदों में निपुण उसके गुरु विश्वनाथ जी भी थे, जो कि चंद्रकांत के पड़ोस में स्थित दुर्गा माँ के मंदिर में पुजारी भी थे एवं उसके शोध कार्य में भी मदद कर रहे थे। यहाँ आने के बाद पहले चंद्रकांत ने सड़क किनारे रखी कार के पास मैकेनिक को छोड़ा। कार का बोनट खुला हुआ था तो मैकेनिक ने अपना काम चालू कर दिया था। फिर इस हवेली की ओर सुधाकर को बचाने अपने गुरु जी के साथ बढ़ दिया था। इस तरह उसने अंततः अपने दोस्त की जान बचा ली। चंदू बेटा, जल्दी निकलो इस हवेली से। हमने माँ दुर्गा के जिस मंत्र की शक्ति के प्रहार से इन आत्माओं को रोका है, उसका असर सिर्फ 15 मिनट ही रहेगा। इस बीच हमें इस क्षेत्र से हर हाल में निकलना होगा। यह राजपूत सैनिकों की आत्माएं बहुत शक्तिशाली है। आज तक कोई भी तांत्रिक इनको मोक्ष नहीं दिला पाया है। यहाँ रात में आने वाले प्रत्येक शख्स को यह अपना दुश्मन उन्हें अपनी रियासत से दूर रखती है। अगर यह हमारे निकलने से पहले जाग गई तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। गुरु जी ने चंद्रकांत को चेतावनी देते हुए कहा। चंद्रकांत और गुरुजी ने सुधाकर को बेहोशी की हालत में उठाया और उसे लेकर निकल दिए। बाहर आकर मैकेनिक ने बताया कि कार अब सही हो चुकी है। बिना देरी किए सभी लोग वहां तुरंत ही शहर के लिए निकल चुके थे। पूरे 4 दिन बाद जब सुधाकर को होश आया तो अपने सारे परिवार को आंखों के सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सीधा मिलने चला गया चंद्रकांत से, जो अगर समय पर न आया होता तो पता नहीं क्या होता। चंद्रकांत ने जैसे ही सुधाकर को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, क्यों भाई, यह सबूत विश्वास करने के लिए पर्याप्त था या अभी भी सबूत चाहिए? निरुत्तर हो चुके सुधाकर के मुंह से बस इतना निकला, सॉरी चंदू भाई। इस घटना से सुधाकर को आत्माओं के अस्तित्व एवं देश के कई रहस्यमय पुरातन स्थलों पर उनकी मौजूदगी का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिल चुका था।